Good morning, all of you. Today I will discuss the lecture on the topic Rule Against Perpetuity. Rule against perpetuity. शाश्वतता के विरुद्ध नियम. शाश्वतता के विरुद्ध नियम. संपत्ति यंत्रण अधिनियम की धारा 14 शाश्वतता के विरुद्ध नियम के संबंध में उपबंध करती है. जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ा भी चुके थे कि शाश्वतता के विरुद्ध नियम क्या है. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो शाश्वतता के विरुद्ध नियम क्या है, प्रश्न उठता है. शाश्वतता के विरुद्ध नियम का तात्पर्य है कि संपत्ति यंत्रण अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति शाश्वत किसी न किसी व्यक्ति में निहित रहे, संपत्ति का अंतरण शाश्वत चलता रहे, इस पर किसी ढंग का कोई अवरोध नहीं होना चाहिए. अगर इस पर किसी ढंग का अवरोध है तो वह शाश्वतता के विरुद्ध नियम होगा. अर्थात संपत्ति को अहस्तांतरणीय नहीं बनाया जाना चाहिए. The property will not be non-transferable. प्रॉपर्टी को अहस्तांतरणीय नहीं होना चाहिए. अहस्तांतरणीय नहीं होना चाहिए. यदि संपत्ति का अंतरण अहस्तांतरणीय है, नॉन ट्रांसफरेबल है, तो शाश्वतता के विरुद्ध नियम है. क्योंकि व्यापार वाणिज्य के इस युग में संपत्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बराबर चलायमान होनी चाहिए, बराबर अंतरित होनी चाहिए. क्योंकि व्यक्ति यह सोचता है कि उसकी संपत्ति बर्बाद न हो जाए, उसके उत्तराधिकारी संपत्ति का दुरुपयोग न कर लें, तो संपत्ति अपने में बांधे रहना चाहता है. यदि संपत्ति किसी व्यक्ति विशेष में बंधी रहेगी तो यह शाश्वतता के विरुद्ध नियम होगा. तो संपत्ति को अंतरणीय अधिकार देना चाहिए. संपत्ति अनंतरणीय अधिकार के अधीन नहीं है. यदि संपत्ति का अनंतरणीय अधिकार होगा तो यह शाश्वतता के विरुद्ध नियम होगा. जैसे कोई भी व्यक्ति धारा 13 के अंतर्गत यह नियम बनाया गया है. धारा 13 के अंतर्गत यह नियम बनाया गया है कि आजाद व्यक्ति के पक्ष में भी संपत्ति अंतरित की जा सकती है. आजाद व्यक्ति के पक्ष में भी संपत्ति अंतरित की जा सकती है. अनबाल चाइल्ड के पक्ष में भी संपत्ति अंतरित की जा सकती है. अर्थात यहाँ पर आजाद व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण कब होगा, इसके लिए एक पूर्विक हित का सृजन किया जाना आवश्यक है. इसके लिए एक आजीवन हित का सृजन किया जाना आवश्यक है. जैसे यह ए नामक व्यक्ति जो है बी को, जो कि अनबाल चाइल्ड है, बी अनबाल चाइल्ड, बी को अपनी संपत्ति का अंतरण करना चाहता है. नाउ बी अनबाल चाइल्ड, बी जो है अनबाल चाइल्ड है, अजन्मा बालक है, अजात शिशु है, अजात शिशु है. अनबाल चाइल्ड
भारतीय विधि के अंतर्गत अनुमान चाहिए तो संपत्ति का अंतरण करने के पहले संपत्ति किसी व्यक्ति में निहित कर दी जाती है। किसी व्यक्ति में, जैसे सी को क्या किया जाता है, लाइफ इंटरेस्ट, लाइफ इंटरेस्ट सी में निहित कर दिया जाता है। आजीवन हित का सृजन सी में कर दिया जाता है जब तक कि बी बाल न हो जाए, जब तक कि बी पैदा न हो जाए। बीज जो ही पैदा हो जाता है उसमें संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत संपत्ति निहित हो जाती है। बीज जैसे ही जन्म लेता है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत बी में संपत्ति निहित हित बी को निहित हित प्राप्त हो जाता है और आजीवन हित तब तक सी में निहित रहता है जब तक कि बी 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। जब तक कि बी 18 वर्ष की आयु को प्राप्त नहीं कर लेता है, अर्थात बी जब तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करेगा तब तक संपत्ति सी में निहित रहेगी। एक न्यासकर्ता में आजीवन हित को सृष्ट कर दिया जाता है, एक ट्रस्टी में आजीवन हित को सृष्ट कर दिया जाता है। प्रायर इंटरेस्ट किसमें निहित किया गया, सी में निहित किया गया। प्रायर इंटरेस्ट सी में निहित कर दिया जाता है ताकि बी एज ऑफ मेच्योरिटी को प्राप्त कर ले। जब बी एज ऑफ मेच्योरिटी को प्राप्त कर लेता है वैसे ही बी में संपत्ति का संपूर्ण हित एब्सोल्यूट इंटरेस्ट निहित हो जाता है। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट निहित हो जाता है, इंटरेस्ट निहित हो जाता है। तो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जैसे ही बी 18 वर्ष की प्राप्ति करेगा, जैसे ही बी 18 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा वैसे ही संपूर्ण हित निहित हो जाएगा। बी को कंडीशन यह है कि संपूर्ण हित निहिततम होगा बी में जैसे ही 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है। यदि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पहले 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किया है, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पहले संपत्ति तब तक एक न्यासग्राही का सृजन किया जाता है। यहाँ पर अंग्रेजी या भारतीय विधि में अंतर है। भारतीय विधि के अंतर्गत आजीवन हितकर्ता को सीमित हित दिया जाता है, आजीवन हितकर्ता को सीमित हित दिया जाता है तथा बी जो कि अनुबांध है उसे असीमित हित दिया जाता है। लेकिन अंग्रेजी विधि के अंतर्गत आजीवन हितकर्ता में सीमित हित नहीं, आजीवन हितकर्ता में जो है अत्यंतिक हित निहित होता है। जबकि भारतीय विधि के अंतर्गत संपत्ति को किसी न किसी न्यासकर्ता में निहित कर दिया जाता है ताकि संपत्ति सुरक्षित उसके पास रहे। संपत्ति की सुरक्षा के लिए ऐसा नियम बनाया गया है। संपत्ति को सुरक्षा के लिए किसी न किसी व्यक्ति की देखभाल करने के लिए एक आजीवन हितकर्ता को सृष्टि कर दिया जाता है ताकि संपत्ति उसकी देख रेख में चलती रहे। हाँ, ये नियम है। भले ही उस व्यक्ति को अधिकार नहीं है, भले ही उस व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वो संपत्ति का बैध करे, संपत्ति पर किसी ढंग से उसको डिस्पोजिशन, किसी भी ढंग से उसको बैध नहीं कर सकता, किसी भी ढंग से संपत्ति को नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन संपत्ति की देख रेख के लिए, संपत्ति की सुरक्षा के लिए आजीवन हितकर्ता को निहित कर दिया जाता है
ताकि संपत्ति उस व्यक्ति में रहे, उस व्यक्ति को, वह व्यक्ति संपत्ति की देखभाल करे। इस प्रकार से संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत प्रायर इंटरेस्ट पूर्वगाहीकृत किसी व्यक्ति में निहित कर दिया जाता है जब तक कि अजात व्यक्ति जन्म न ले ले। जब ही अजात व्यक्ति जन्म ले लेता है, अजात व्यक्ति के जन्म पर भी संपूर्ण हित एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जैसे ही जन्म लेता है, निहित हित समाहित हो जाता है इसमें धारा 20 के अंतर्गत। और जैसे ही 18 वर्ष की वय प्राप्त कर लेता है, उसे उसमें संपूर्ण हित मिल जाता है। उस संपत्ति का ट्रांसफर पूरी तरह से अजात व्यक्ति के पक्ष में वयस्कता प्राप्त करने पर कर लिया जाता है। तो शाश्वतता के विरुद्ध नियम के अंतर्गत रूल अगेंस्ट परपेचुइटी के अंतर्गत शाश्वतता के विरुद्ध नियम के अंतर्गत संपत्ति को अहस्तांतरणीय बनाने से रोका जाता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है। जैसे ए ने अपनी संपत्ति को बी के बाद सी के बाद डी के बाद उसका जो पुत्र है जो कि अजन्मा है, उसको नियंत्रित करने के लिए जाता है। इस प्रकार से संपत्ति का अंतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में निहित कर दिया जाता है। संपत्ति का अंतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाता है। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति अंतरण के संबंध में यह नियम बनाया गया है कि संपत्ति का अंतरण जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होना चाहिए। जैसे ए ने अपनी संपत्ति डी को, बी के बाद सी को, सी के बाद डी को, डी के बाद संपत्ति जो है ई को, जो कि अजन्मा है, उसमें जो है अंतरित करता है। इस प्रकार से संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति का अंतरण शाश्वत किया जा सकता है। एक उत्तराधिकारी से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, इस प्रकार से संपत्ति का अंतरण शाश्वत एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होना चाहिए। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत यह नियम बनाया गया है कि संपत्ति का अंतरण जो है प्रायर इंटरेस्ट जो है कर्ता होना चाहिए संपत्ति अंतरण के लिए, और संपत्ति अंतरण के लिए एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होना चाहिए, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होना चाहिए। और दोनों शर्तें पूरी हो गई। इसके बाद तीसरी शर्त यह है, जैसे ही अनबान चाइल्ड, जैसे ही अजन्मा व्यक्ति अनबान चाइल्ड जो है 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, 18 ईयर्स को प्राप्त कर ले, जैसे ही अजन्मा व्यक्ति 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, वैसे ही संपत्ति के जन्मे व्यक्ति के पक्ष में वयस्कता प्राप्त होने पर, संपूर्ण वय प्राप्त होने पर उसमें चला जाता है। तो संपत्ति को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति यह चाहता है कि संपत्ति शासन उसी के खानदान में बनी रहे। संपत्ति प्रॉपर्टी जो है शासक उसी के नियंत्रण में बनी रहे। जो संपत्ति का ओनर है, संपत्ति का जो उसमें उत्तराधिकारी है, वो चाहता है संपत्ति हमारे में ही हमेशा निहित रहे, संपत्ति का दुरुपयोग न हो, संपत्ति को बांधे रखना चाहता है।
संपत्ति का किसी ढंग से कोई भी व्यक्ति व्यय न कर सके, संपत्ति के किसी ढंग से कोई व्यक्ति नष्ट न कर सके। तो संपत्ति को नष्ट करने, संपत्ति का व्यय करने, संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए अंतराल को रोका नहीं जा सकता। संपत्ति एक व्यक्ति विशेष में हमेशा निहित नहीं रह सकती है। ऐसे नियम के लिए रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, शाश्वतता के विरुद्ध नियम का प्रतिपादन किया गया है, जो कि धारा 14 में जो है विहित किया गया है। तो इस पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि शाश्वतता के विरुद्ध नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, डिस्कस। और व्हाट डू यू, अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में अंतरण कैसे किया जा सकता है, व्याख्या कीजिए। इसके बाद हम जो है आप लोगों को सेक्शन 19 निहित हित जो है, निहित हित और समासित हित, सेक्शन 19 और सेक्शन 21। सेक्शन 19 में जो है कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट की बात करता है। सेक्शन 21 जो है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट की बात करता है, वेस्टेड इंटरेस्ट की बात करता है। सेक्शन 19 कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट है, तो सेक्शन 21 वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट और वेस्टेड इंटरेस्ट, कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट का मतलब यह है कि समाश्रित हित। समाश्रित हित का तात्पर्य है कि ऐसा हित जो घटनाओं के घटित होने पर या घटनाओं के घटित न होने पर आश्रित हो, ऐसे हित को समाश्रित हित किया जाता है। तो इसमें संपत्ति का अंतरण तब किया जाता है जब घटना घटती है। और दूसरी शर्त है कि संपत्ति किसी भी विनिर्दिष्ट घटना के घटित न होने पर। तो संपत्ति का अंतरण ऐसी परिस्थिति में किया जाता है जबकि ऐसी घटना जो है नहीं घटती है। तो यहाँ पर अंतरण घटना के घटित होने पर या घटना के घटित न होने पर आश्रित हो, वहां पर निहित हित होता है, वहां पर कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट होता है, जिसको समाश्रित हित कहा जाता है, समाश्रित हित कहा जाता है। और जहां पर वेस्टेड इंटरेस्ट का तात्पर्य है निहित हित, जहां पर घटना घटित होना असंभावी हो, जहां पर कोई शर्त न लगाई गई बल्कि घटना घटित होना असंभावी हो, ऐसी परिस्थिति में वहां पर निहित हित होता है। तो समाश्रित हित और निहित हित के संबंध में व्याख्या जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 19 तथा 21 में किया गया है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 19 जो है कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट की बात करती है, जहां पर घटना की घटित होना या न घटना का घटित न होना, अर्थात शर्तों पर निर्भर करता है। घटना घटित होगी तो संपत्ति अंतरण होगी। जैसे एक समुद्री पोत अगर वापस आ जाएगा तब हम आपको 10,000 रुपये देंगे, शर्त लगाई जाती है। या एक समुद्री पोत वापस नहीं आ जाएगा, समुद्र में नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा, तब हम आपको 10,000 रुपये देंगे। तो यहाँ पर जिस ढंग की शर्त लगाई गई हो, चाहे घटना घटित होने की शर्त लगाई गई हो, चाहे घटना घटित न होने की शर्त लगाई गई हो, जब शर्त पूरी हो जाती है तब संपत्ति का अंतरण होता है। दूसरे में जो निहित हित है, निहित हित का तात्पर्य है कि जैसे ए नामक संपत्ति है, उसका एक उत्तराधिकारी बी है, तो बी
उत्तराधिकारी है, भले ही अभी ये वैधता को प्राप्त नहीं किया है, लेकिन जैसे ही ए की मृत्यु पर संपत्ति बी को स्वतः अंतरित हो जाती है, क्योंकि निहित हित कर्ता उसके उत्तराधिकारी निहित हित तुरंत ही निहित हो जाती है, अर्थात उसका उत्तराधिकारी जो है, जो कि है संपत्ति, भले ही कुछ समय तक सी न्यासकर्ता में किसी आजीवन हितकर्ता में निहित रहे, लेकिन ज्यों ही बी जन्म ले लेता है, बी ज्यों ही उसका उत्तराधिकारी जन्म लेता है, बी को निहित हित स्वतः प्राप्त हो जाता है, और जैसे ही वैधता क्या प्राप्त करेगा वो बी संपत्ति का एब्सोल्यूट संपूर्ण मालिक हो जाता है। इस तरह से संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 19 तथा 21 निहित हित समासित हित की बात करती है। The next lecture I will tell you tomorrow. Thank you very much.